नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। या ना है एक समाचार, या है जनता के विचार, और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम बात करेंगे जो विश्व स्तर पे हम युद्ध देख रहे हैं, चाहे वो फिलीपींस के साथ हो या इजराइल के साथ, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डेली कमाने खाने वाले मजदूर होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस तरह के युद्ध जब बड़े इंटरनेशनल पैमाने पर जब चलते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जुड़ना चाहेंगे सीपीआई के पार्टी से। अजय सिंह सर हमारे साथ हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और किस तरह से मजदूरों को दिक्कत हो रही है, सरकार का उदासीन रवैया क्यों है मजदूरों के प्रति, इन तमाम सवालों का जवाब इनसे लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। जी, ये युद्ध जो चल रहा है सर, ये कोई पूछने नहीं आएगा कि मजदूरों पे क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये बात बहुत विचारशील भी है कि सबसे ज़्यादा पीड़ित अभी मजदूर ही हो जाते हैं इस तरह की एक्टिविटी जब भी होती है। यानी युद्ध एक बहुत बड़ी त्रासदी है, मानवता पर एक बड़ी बड़ी त्रासदी है, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे इजराइल का गाजा पट्टी पर हमला या गाजा पट्टी का इजराइल पर हमला, इसको हम लोग कहीं भी उचित नहीं मानते। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी मजदूर वर्ग होता है, जो खाने कमाने वाला वर्ग होता है, युद्ध जब दो देश की सेनाएं लड़ती है या दो देश के लोग जब लड़ते हैं तो उसमें पिसता कौन वर्ग है? सबसे ज़्यादा पिसना वही वर्ग है जो डेली कमाने खाने वाले होते, जो मजदूरी करने वाले लोग होते, जो लगातार डेली दिनचर्या में उनके जीवन होता है। आप अभी देख सकते हैं, अभी हम लोगों ने जैसा पढ़ा आज के अखबार के माध्यम से कई चीज़ों पढ़ रहे हैं कि गाजा पट्टी में 10 लाख लोगों का बिजली पानी सब बंद है, वहाँ खाने का पैकेट अवेलेबल नहीं है। वो कौन लोग है? वो संपन्न लोग नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो युद्ध में पीड़क की भूमिका में है। वो 10 लाख रिफ्यूजी हो चुके हैं, तो कहाँ जाएंगे? ये सवाल उठता है। हमको लगता है जिस तरह से पूरे विश्व में अभी आप देखेंगे, आप इजराइल और गाजा हमास का युद्ध की बात चल रही, फिलीपींस की बात कर चल रही है, रूस और यूक्रेन की युद्ध की बात लगातार हो रही है। उसके पीछे कौन है? हम ये बताना चाहते हैं कि सुपर पावर की होड़ में अमेरिका जो है वन साइडेड खड़ा होकर मानवता की लगातार हत्या करवा रहे हैं। वो लगता है कि दुनिया में हमारा सुपर पावर खत्म हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में जो शांति थी, उस शांति को वो बहाल करने में पहल नहीं कर रहे। अभी यूएनएसको में, यूएनएससीए में किसी आया शांति का प्रस्ताव का जब आता है तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने उसका खुलेआम विरोध किया कि हम शांति नहीं चाहते। वो क्या दर्शाना चाहते हैं दुनिया को? दुनिया बौद्ध का देश रहा है, यीशु का देश रहा है, तो शांति चाहता है। यहाँ चाहे कोई भी हो, कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि आप युद्ध करके किसी को परेशान कीजिए, आम लोगों को परेशान कीजिए। हमेशा धर्म सिखाता है कि शांति से जीवन जिए, जीने का सलीका कैसे होना, इसको बताने का काम करता है। मानवता जब तार तार होती है तो मजदूर वर्ग पीड़ित होता है, और सबसे ज्यादा वही लोग पीड़ित होते हैं जिनको देश दुनिया से कोई मतलब है, तो उनका अपना डेली का अपना रूटीन में कमाने खाने वाले लोग होते हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, युद्ध कोई तीसरे देश में लड़ा जाता है, लेकिन पूरे देश दुनिया पर इसका असर होता है। आप देखेंगे अरब कंट्रीज से जो हम 80% तेलों का निर्यात करते हैं, हम जो वहां से तेल मंगाते हैं वो सभी कंट्री से आता है, चाहे वो ईरान हो, इराक हो या सऊदी अरब हो। और ये सब अगर युद्ध में जाएंगे तो आपका तेल सप्लाई, कच्चे तेल का जो सप्लाई सिस्टम वो आपका कोलैप्स करेगा, महंगाई बढ़ेगी, दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हथियारों की होड़ में मानवता अपना जंग हार रहा है। अब देखेंगे लगातार मजदूर वर्ग लगातार प्रभावित है। हम जिस देश में भी रहते हैं वहां से लोग भाग के हिंदुस्तान क्यों आ रहे हैं? अगर कोई किसी की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि युद्ध ही अगर विकल्प होता तो आप देखें हमारे देश में कलिंग युद्ध भी हुआ, उसके बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के इतने बड़े पर चाहकर उसके बाद उन्होंने हथियार नहीं उठाया। तो दुनिया में रक्त रंजित कर जो चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं, उससे दुनिया चलने वाली नहीं है। दुनिया को हमेशा शांति का पैगाम देना चाहिए, मानवता का कैसे उत्थान हो इस पर बात करनी चाहिए। हम युद्ध के पक्षधर नहीं है, लेकिन किसी भी ऐसे देश का समर्थक भी नहीं हो सकते जो दूसरे देश में घुस के वहां की संपत्तियों पर, वहां के उनके धार्मिक स्थलों को, उनके संपत्ति पर, उनके लोगों पर
और उनके राजधानियों पर जबरदस्ती कब्जा करके अपना हक अगर दिलाना चाहता है तो उसका भी हम विरोध करते हैं। हम लगातार विरोध करते हैं। हिंदुस्तान हमेशा शांति प्रिय रहा है, गुट निरपेक्ष रहा है, कभी हम किसी पक्ष में नहीं खड़े हुए। हम हमेशा दोनों पक्ष में रहते हैं कि शांति की प्रक्रिया कैसे दुनिया में बहाल हो, इसके पक्ष में हमें खड़ा रहना चाहिए। यह हमारा देश का आह्वान भी है कि हमें हमेशा युद्ध के खिलाफ जाना चाहिए। युद्ध देश किसी भी हल का नतीजा नहीं होता है। युद्ध रोकने के लिए हमें कारगर कदम उठाना चाहिए अगर डिप्लोमेसी करना चाहिए। आप देखेंगे हमारा पूरे दुनिया में इधर चीन, ताइवान, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ कोरिया की युद्ध चल रही, ईरान, इराक, फिलीपींस, जॉर्डन, मिस्र, इजराइल, यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, सब युद्ध के में झोंके में जल रहे हैं। लोग हथियारों की खरीद के होड़ में मच रहे हैं। आप देखेंगे एक समय ऐसा था कि दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए बेचैन थी, लेकिन अभी हथियार खरीदने की होड़ मची हुई कि कौन किससे बड़ा ज्यादा ताकतवर है। ये हथियार दिखाने का होड़ जो चल रहा है, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ऐसे ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ रहा है। आप देखें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बेमौसम बरसातें हो रही है, बेमौसम गर्मी बढ़ रहा है। तो कई ना कई चीजें इस युद्ध का भविष्य का हमें निकट भविष्य में भी देखना मिलेगा। जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने सुना कि क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यूं तो विश्व पे कई देश आपस में झगड़ रहे, चाहे वो समय सीमा को लेकर के हो, चाहे वो समुद्री सीमा को लेकर के हो, तेल को लेकर के हो, कई ऐसे मुद्दे सवाल आपसे पूछना चाहेंगे और कमेंट के माध्यम से यह जरूर जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। क्या एक मजदूर जो आधारभूत जो सुविधा होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके जद्दोजहद में वो पूरा अपने दिनचर्या वो व्यतीत कर देता है, उसके बाद भी उसे वो नसीब नहीं होती, और ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर युद्ध होना, क्या जो स्थिति है वो भयावह की ओर जा रही है या नहीं? आप जरूर हमें बताइए। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।